हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। मैं राजन आप सभी का चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बेसिकली बॉटनी का 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं, और ये सभी एग्जाम जनरल साइंस लैब असिस्टेंट जहां भी बॉटनी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो बहुत जल्दी जो है हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, बहुकोशिका जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं। तो कोई भी जो कोशिका होती है, कोई भी जीव होते हैं, वो किसके द्वारा वृद्धि करते हैं। आपके पास ऑप्शन है कोशिका अधिकता, कोशिका विस्फोट, कोशिका अंतः विस्फोट और कोशिका विभाजन। ठीक है, तो हमारा आंसर रहने वाला है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में चक्कर है, तो जब भी जो सेल का डिवीजन होता है उसके बाद ही जो है टिश्यू बनता है, देन टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन तंत्र जो होता है बनता है, एंड उसके बाद हमारी जो बॉडी है या फिर किसी की भी बॉडी जो है वो बनती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे जीवन की भौतिक आधार माना जाता है। भौतिक आधार जो है वो किसको माना जाता है। क्या ये कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, सूत्र कणिकाएं हैं या फिर प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य है। किसको जो है भौतिक आधार माना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, विच इज कॉल्ड द फिजिकल बेस्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, सो जीव द्रव्य डी जो है हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से नहीं होगा। ओके, सो मैं इसको थोड़ा जूम इन आउट कर लेता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन पूछ रहा है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति। अगर किसी भी पर्टिकुलर कोशिका में राइबोसोम नहीं पाया जाता है तो कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। क्या उत्सर्जन, कोशिका विभाजन, प्रोटीन सिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटीन का जो संश्लेषण है ये किया जाता है राइबोसोम के द्वारा। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा सी, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन निर्माण का कार्य संपन्न होता है, और इनकी या फिर इसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो नहीं हो पाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है। अगर कोई पर्टिकुलर जो कोशिकाएं हैं उनका जो ग्रुप है एक ही काम कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं। क्या उसको टिश्यू कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गन स्ट्रक्चर कहते हैं, या फिर कोशिकीय संरचना क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा टिश्यू। ए जो है हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो अभी हम इसी पे ही बात कर रहे थे। जब सेल का डिवीजन होता है, सेल के बहुत सारे डिवीजन से एक पर्टिकुलर ग्रुप बन जाता है, जिसमें क्या बन जाता है टिश्यू उसको कहते हैं। देन टिश्यू से ऑर्गन बन जाता है, ऑर्गन से ऑर्गन स्ट्रक्चर बनता है, और उसके बाद जो है हमारी पूरी बॉडी बनती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्या इसको फिजियोलॉजी, क्या इसको हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी या फिर टेक्सोनॉमी क्या कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज अ वैज्ञानिक अध्ययन जो जिसमें हम कोशिका के अंतर्गत जो उसकी बनावट है, जीव द्रव्य की संरचना है, केंद्रक आदि सभी चीजों का जो है हम अध्ययन करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर संकरण किया था। सो ये तो काफी सरल आंसर जो है आपके लिए होना चाहिए। हमारा आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मटर। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर संकरण किया था। ठीक है, जिसके आधार पर लॉ ऑफ डोमिनेशन और लॉ ऑफ सेपरेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, मटर के पौधे में जो है बेसिकली ये सब चीजें मेंडल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका लिविंग फ्री सेल की खोज की है भाई। लिविंग फ्री सेल्स की खोज किसके द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा, एंटोनी वॉन लिवन हॉक के द्वारा, पुरकिंजी के द्वारा, या रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। सो हमारा आंसर हो जाएगा बी, एंटोनी वॉन लिवन हॉक। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा फ्री लिविंग सेल्स की जो खोज है वो की गई थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्र के जोड़ों को दर्शाता है। ओके, सो ये भी काफी सिंपल होना चाहिए। एक्स और वाई बेसिकली ये दर्शाता है किसके लिए, पुरुषों के लिए, और डबल एक्स जो दर्शाता है महिलाओं के लिए लिंग गुणसूत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता और पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा में सही है। आप ऑप्शन देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जब भी आप इस 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे तो कमेंट में आपको अपना आंसर जो है वो लिखना है कि आपके कितने एग्जैक्टली सही रहे हैं। और ये वीडियो जो है डिपेंड करेगा, इस वीडियो पे आपका रिस्पॉन्स डिपेंड करेगा कि आने वाली वीडियो जो है वो कैसे रहने वाली है, क्या और भी वीडियो आने वाली है या नहीं। ओके, आंसर की ओर चलते हैं। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो पिता और माता में जो है
पिता एवं माता द्वारा शिशु में आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा बराबर योगदान होता है। जितना जो आनुवंशिक पदार्थ मम्मी के द्वारा दिया जाता है एक संतान में, उसी उतना ही एक पिता के द्वारा एक संतान में आनुवंशिक पदार्थ की जो भागीदारी होती है वो होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सेलुलोज भित्ति की सेल जो है वो किस में पाई जाती है? क्या ये जंतु में पाई जाती है? ऑब्वियसली नहीं। बैक्टीरिया में पाई जाती है, पौधे में पाई जाती है या फंगस में पाई जाती है? किसमें सेलुलोज की जो है वो भित्ति सेल वॉल पाई जाती है? सेलुलोज की भित्ति पाई जाती है। ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा पौधे में। ऑब्वियस सी बात है भाई, हमने बताया। जंतु में जो है ये नहीं पाया जाता है, केवल पौधे में जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल सेलुलोज जो है वो भित्ति की बनी रहती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे माना जाता है? तो कोशिका में कोई भी जो सेल होती है उसका जो ऊर्जा के रूप में क्या बनता है, बेसिकली उसका नाम क्या है? तो अगर आपने पढ़ा होगा, पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं, एडिनोसिन फास्फेट, ग्लाइसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या फिर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का आपने नाम सुना होगा, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो इसके रूप में बेसिकली कोई सेल जो है अपना जो ऊर्जा है वो बनाता है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अभी, मादा मादा युग्मक फीमेल गैमेट को क्या कहा जाता है? जायगोट, एग, स्पर्म और एम्ब्रो। जो मादा युग्मक है उसको क्या कहा जाता है? आंसर के चलते हैं, तो अंडाणु, ऑब्वियस सी बात है। जायगोट जब फीमेल और मेल को जो युग्मक है वो बन जाता है तो उसको जायगोट कहा जाता है। अंडाणु जो है ये फीमेल में पाया जाता है, स्पर्म जो है ये मेल में पाया जाता है, और एम्ब्रो जब ये एग जो है वो बड़ा हो जाता है, एम्ब्रो कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है? डीएनए में जो जलरागी स्वरूप है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये थायमिन बेस है या फिर विभिन्न हाइड्रोजन बंध है, फास्फेट वर्ग है या फिर डीऑक्सी राइबोस शर्करा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, फास्फेट वर्ग के कारण जो है जो डीएनए होता है वो जलरागी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नारियल की जटा जिसे कॉयर कहते हैं से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त की जाती है, नारियल की जो जटा है उससे क्या प्राप्त किया जाता है? क्रोटालेरिया जेंसिया से, मतलब किससे प्राप्त किया जाता है? क्रोटालेरिया जेंसिया, ब्रेसिका कैम्स्टेक्ट से, कोकस न्यूसिफेरा से या फिर गॉसिपियम आर्बेरियम से? तो आंसर है हमारा कोकोस न्यूसिफेरा। ठीक है भाई। जंतु परागण कहने का क्या आशय है, क्या मतलब होता है जब भी हम कहते हैं जंतु परागण? तो इसका मतलब क्या पत्तियों का उत्पादन करना होता है, फूलों का उत्पादन करना होता है, आंधी द्वारा परागण होता है या फिर जंतु के द्वारा परागण होता है? तो हमारा आंसर है, इसका नाम से ही आप चेक कर सकते हैं, जंतु के द्वारा परागण ये कहलाता है जंतु परागण। ठीक है, जंतु परागण ये से तात्पर्य है चमगादड़ आदि अर्थात जंतु द्वारा परागण, मतलब किसी पर्टिकुलर पक्षी के द्वारा परागण किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? जो हायर प्लांट होते हैं उनके बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहा जाता है? हाइपोकोटाइल, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और न्यूसेल्स। ठीक है, सो हमारा आंसर सी हो जाएगा, एंडोस्पर्म। अधिकतर पुष्पीय पौधों में बीजों में निषेचन, फर्टिलाइजेशन के समय उत्तक टिश्यू का निर्माण होता है और जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ओके जी। क्वेश्चन आता है, स्वल्प परागण सेल्फ पॉलिनेशन का परिणाम क्या होता है? मतलब जब भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उसका रिजल्ट हमारे सामने क्या दिख के आता है? बही प्रजनन, अंतः प्रजनन, विरल प्रजनन या फिर अति प्रजनन? तो आंसर है हमारा अंतः प्रजनन। यदि किसी पुष्प में परागण पॉलिनेशन उसी के परागकण द्वारा होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण का परिणाम अंतः प्रजनन होता है। और ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि स्वपरागण जो है इट्स नॉट दैट गुड, कोई अच्छा परागण नहीं होता है। क्रॉस जो पॉलिनेशन होता है वो काफी अच्छा माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? ओके, सो जो प्लांट सेल होता है कौन सा इनमें से जो है वो प्लांट सेल में उपस्थित होता है? क्या ये लाइसोसोम है, प्लास्टिड है, कोशिका झिल्ली या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? ठीक है, तो केवल प्लांट सेल में अगर हमारा आंसर देखें तो प्लास्टिड हो जाएगा। प्लास्टिड ही केवल प्लांट कोशिका में पाया जाता है, जो जिम्मेदार होता है किसके लिए? तो जिसके अभाव में जंतु कोशिका, ओके, जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। ये कुछ पौधों में रंगहीन रंगहीन और कुछ में रंगीन होते हैं। सो ये जो प्लास्टिड होता है ये कॉज होता है फूलों को जो है वो कलर देने का। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? सो हु इज द पावर प्लांट ऑफ द सेल? गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम? तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ पर्टिकुलर सेल, इसी से ही पूरे सेल को एनर्जी मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो एनर्जी नहीं मिलेगी। एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, मैट्रिक्स तथा भीतरी झिल्ली इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित एंजाइम क्या करते हैं? बेसिकली ऑक्सीजन तथा श्वसन के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार की जो ऊर्जा पैदा होती है इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका
का पावर प्लांट भी कहा जाता है। 38 जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट 38 एटीपी बनते हैं इस पर्टिकुलर क्रैश चक्र भी जो है आपने सुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से ही है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया, किसके द्वारा दिया गया था? माइटोकॉन्ड्रिया क्या साल के द्वारा दिया गया था, पेंडा के द्वारा दिया गया था, लेब्रॉन के द्वारा दिया गया था या फिर लीवेनहॉक के द्वारा दिया गया था? तो हमारा आंसर बी होना चाहिए। यस, कार्ल बेंडा ने सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया गया था और खोज भी बेसिकली इन्हीं के द्वारा की गई थी, कार्ल बेंडा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए मिलता ही है, न्यूक्लियस के बाहर कहाँ मिलता है? तो अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे थे, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आंसर भी हमारा यही होना चाहिए। न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक नामक कोशिकांग में मिलता है। न्यूक्लियस जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है इनमें भी जो है न्यूक्लियस हमारा देखने के लिए मिलता है। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पाचन थैली डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? डाइजेस्टिव बैग जो है वो किसको कहा जाता है? कोशिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम? तो हमारा आंसर जो है वो डी होना चाहिए। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचक होते हैं जो जटिल कॉम्प्लेक्स पदार्थों को सरल तोड़ पदार्थों में तोड़ देते हैं। सो इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अगर भाई साहब सेल में अगर लाइसोसोम जो कोशिकांग है ये फट जाता है तो पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। एक काम ये होता है, या फिर अगर कहीं पर भी कोई भी टूट फूट हो चुकी है, कोई भी सेल उसका न्यूक्लियस खत्म हो गया है, किसी का कोई भी पार्ट जो है कोशिकाओं को खत्म हो चुका है, अब वो सेल किसी काम की नहीं है, तो लाइसोसोम वहां पर जाकर के क्या करेगा, मतलब दूसरे कोशिका की लाइसोसोम आकर के उस जितनी भी बची हुई लाइसो जो कोशिका है उसको खत्म कर देगा, ताकि जो नई सेल है वो वहां पे बन पाए। तो इसको जो है आत्मघाती थैली या फिर डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है। यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें प्लाज्मा झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका जो विकसित कोशिका होती है, क्या उसमें फास्फोलिपिड की जो है प्लाज्मा झिल्ली होती है, या फिर लिपोप्रोटीन, फास्फोलिपोप्रोटीन या फिर फास्फोप्रोटीन, किसके द्वारा जो है? ये जो आंसर है हमारा सी, फास्फोलिपोप्रोटीन के द्वारा जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो बनी होती है। किस किस से? फास्फोलिपिड और प्रोटीन से। और इसका निर्माण जो है वो 3 परतों के द्वारा होता है। चालनी पट्टिकाएँ किसका भाग है? क्वेश्चन नंबर 24 जो है अगर हम चेक करें, चालनी पट्टिकाएँ ये किसका भाग है भाई? क्या कैम्बियम का है, जाइलम का है, कॉर्टेक्स का है या फिर फ्लोएम का है? तो हमारा आंसर जो है वो फ्लोएम है, डी। जाइलम की तरह फ्लोएम में भी पौधों में पाए जाने वाला एक संवहन उत्तक वेस्कुलर टिश्यू है जो संवहन बंडल के अंतर्गत आता है। तो संवहन बंडल के अंतर्गत हमारा जाइलम और फ्लोएम आता है। जाइलम से याद रखना है जल और खनिज लवणों का संवहन होता है पौधे की जड़ों से पौधे के अलग-अलग भागों या फिर पत्तियों तक। वहीं फ्लोएम क्या करता है? फ्लो करने का काम करता है किस चीज़ का? पत्तियों के द्वारा बने गए खानों जो खाना बनता है वो उसको पौधे के सभी भागों तक पहुँचाने का काम हमारा फ्लोएम करता है। ओके। अतिवर्धन का क्या अर्थ है? व्हाट डज़ इट मीन बाय अतिवर्धन? अतिवर्धन किसी कोशिका की आकार में वृद्धि होना, पेशी में अत्यधिक गतिशीलता होना, अतिलोपतापूर्ण खान-पान क्या हम अतिवर्धन कहते हैं, या फिर कोशिकाओं की जो संख्या में असामान्य वृद्धि होना? तो हमारा आंसर डी ही रहेगा कि कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि को हम कहते हैं अतिवर्धन। एक ऊतक या किसी अंग में सामान्य कोशिकाओं की संख्या से असामान्य वृद्धि को अतिवर्धन कहा जाता है। तो इसी को ही हम कैंसर नाम दे सकते हैं। ठीक है? किसी पादप का वो हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? किसी पादप का एक हिस्सा, मतलब वो हिस्सा जो हम किसी दूसरे पादप पे लगाते हैं, दूसरे प्लांट पे लगाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो आपने इसके बारे में सुना होगा कि भाई मुझे जो है वो किसकी कलम चाहिए, किसी भी गुलाब की कलम दे दो, तो उसको कलम ही कहते हैं। किसी पौधे की एक शाखा जिसे कलम कहा जाता है उसे दूसरे पौधे पर लगाया जा सकता है और इसी से ही नया पौधा तैयार हो जाता है। तो कलम हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? ऑब्वियस सी बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरी क्यों दिखाई देती हैं? हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करती हैं, क्या इसलिए दिखाई देती हैं? हरे रंग का प्रकाश का परावर्तित करती हैं, क्या इसलिए दिखाई देती हैं? हरे रंग का प्रकाश का अवशोषण और परावर्तित दोनों करती हैं, क्या इसलिए दिखाई देती हैं? तो हमारा आंसर जो है वो बी होना चाहिए। यस, हरे प्रकाश का परावर्तित करती है, ये प्रवास हरे प्रकाश को परावर्तित कर देती है, जिसकी वजह से ये जो पत्तियां होती है वो हरे कलर की होती हैं, और जो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसकी वजह से भी ये हरा हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है तब हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और केवल हरे रंग को ही परावर्तित होने देता है, जिसके कारण हमें पत्तियां हरे कलर की दिखाई देती है। तो नॉर्मली भी ऐसा ही होता है, जो पर्टिकुलर चीज जो है किसी पर्टिकुलर कलर को परावर्तित कर देता है, अवशोषित नहीं कर पाता है, तो वो उसी कलर का हमें दिखाई देता है। ये सभी में एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे प्लस पॉइंट ये याद रख लें कि क्लोरोफिल के कारण जो है वो भी पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो है वो पाया जाता है। कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया जो है जिससे जो एयर पॉल्यूशन है वो नहीं होता है? ठीक है, सूखी लकड़ी जलाना, ऑब्वियस सी बात है भाई, इससे हमें क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है।
काला धुआँ निकलता है भाई, कार्बन जो है वो बर्न होता है, तो कार्बन बर्न होगा तो एयर पॉल्यूशन होगा। प्रकाश संश्लेषण क्या फोटोसिंथेसिस से होता है? नहीं, फोटोसिंथेसिस से तो हमें फ़ायदा ही होता है। ये भले ही खाना बन रहा है पौधों के लिए और ये खाना बनाने की प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं और ये ऑक्सीजन जो है हमारे लिए बेनिफिशियरी है, तो ये वायु प्रदूषण नहीं करेंगे। बाकी जो है हम यूजेस ऑफ कॉस्मेटिक जो भी आप कॉस्मेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, सो इससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। जब भी हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तब भी एयर पॉल्यूशन होता है। हमारा आंसर है बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कोई भी एयर पॉल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट होता है भाई, कैक्टस पेड़ का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? जलोद्भिद, समोद्भिद, मरोदभिद और अधिपादप। हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट, जीरोफाइट और एपीफाइट। किस में कहा जाएगा भाई कैक्टस? तो जीरोफाइट। जीरोफाइट जो है हमारा आंसर होना चाहिए। जीरोफाइट उन सभी प्लांट्स को बोलते हैं जिनको पानी की जो आवश्यकता है बहुत कम चाहिए होता है, मतलब बहुत कम पानी की वाले क्षेत्र में ये जीरोफाइट्स पौधे जो हैं वो उग जाते हैं। कैक्टस, नागफनी, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। ठीक है। कैक्टस पेड़ में सूल किसका रूपांतरण है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैक्टस से है। अगर उसमें आप जो कांटा देखते हैं वो किसका रूपांतरण है? ठीक है, वो एग्जैक्टली कांटा नहीं होता है, वो बेसिकली पत्ते होते हैं। तो हमारा इनमें से आंसर जो है वो पत्ते हो जाते हैं। जो कैक्टस में आप क्या देखते हैं, कांटे देखते हैं, वो एग्जैक्टली कांटे नहीं होते हैं, वो पहले पत्ती होते हैं, देन ये कांटों में चेंज हो जाते हैं। अब ये क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि जब इनको पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है तो ये नहीं चाहते हैं कि जितना पानी हमारे पास रहे वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो बाहर निकलने से बचने के लिए ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बायोडाइवर्सिटी को किसके रूप में जाना जाता है? बायोडाइवर्सिटी अलग सा ही पूरा चैप्टर ही है। तो नॉर्मली अगर आप इनको ऑप्शन को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि हमारा आंसर जो है वो पारिस्थितिक तंत्र रहने वाला है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इकोसिस्टम से ही पूछा गया है। जो जैव मात्र बायोमास का पिरामिड अगर हम बनाते हैं, किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा बनता है? तो जैव मास का जो अगर हम क्या बनाते हैं, पिरामिड बनाते हैं, तो कौन से इकोसिस्टम में? तो हमारे पास इकोसिस्टम दिया गया है तालाब का, वन का, घास स्थल का और मैक्रो वन का। किस इकोसिस्टम में जो जैव मास का पिरामिड वो उल्टा बनेगा? तो हमारा आंसर होना चाहिए तालाब। तालाब में जो है बायोमास का जो पिरामिड है वो क्या बन जाता है, उल्टा बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए, छोड़ देते हैं इसको। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वैज्ञानिक ने दिया था भाई? ओके, सो प्राकृतिक जो नेचुरल सिस्टम दिया था वो ब्रिटिश होना चाहिए, और भारतीय द्वारा, जर्मन स्वीडिश तो नहीं थे। ये थे हमारे ब्रिटिश। वर्गीकरण के प्राकृतिक सिस्टम बेंथन एवं हुक्कर के द्वारा दिया गया था, जो ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक से संबंधित थे। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? तो कौन सा जो है जो पादप के द्वारा नहीं बनाया जाता है? कैफीन, पिपरिन, निकोटीन, सैकरिन। तो हमारा आंसर डी होना चाहिए, सैकरिन। सैकरिन एक ऐसा उत्पाद है जो किसके द्वारा, पादपों के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पे पाले जाते हैं? तो रेशम तो केवल शहतूत पे ही, मलबरी जो पौधा है उस पे ही पलते हैं। पके हुए अंगूरों में क्या पाया जाता है? क्या फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और ग्लूकोज? कौन सा जो है अंगूरों, जो पके हुए अंगूर, बेसिकली पके हुए अंगूर तो मीठे होते हैं भाई, अब कौन सा जो है इसमें रसायन पाया जाता है? तो हमारा आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। पके हुए फलों में, अंगूरों में बेसिकली वो ग्लूकोज पाया जाता है। यह एक मोनोसैकेराइड शुगर होते हैं जिसमें जिसमें ऊर्जा मिलती है। ऑब्वियस सी बात है भाई, हर किसी में जो भी आप मीठा खाते हैं सब में एनर्जी मिलती है, और वो डिपेंड करता है ज़्यादा या कम। एफलाबिस किस से बनते हैं? एफलाबिस किसके द्वारा बनाए जाते हैं? विषाणु के द्वारा, एल्गी, फंगस और बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? हमारा आंसर जो है वो होना चाहिए फंगस। अल्फा टॉक्सिन, ये एस्परजिलस नामक एक फंगस होता है, कवक होता है, जिसके द्वारा ये अल्फा क्या बनता है, विष बनता है, टॉक्सिन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बायोफ्यूल किसके बीज से प्राप्त होता है? ओके, सो जैव ईंधन जो है वो क्या जामुन से प्राप्त होता है, चक्रांता से प्राप्त होता है, जेट्रोफा या फिर जूनिपर? तो जेट्रोफा जो है ये एक बायोफ्यूल के रूप में जाना जाता है। जेट्रोफा के बीज से जेट्रोफा ऑयल निकाला जाता है, जिसकी प्रोसेसिंग से जैव ईंधन का उत्पादन किया जाता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी भाई? जमे हुए भोजन की खोज अल्फ्रेड नोबल, बर्ड्स आई, व्हिटल और मैकगेफी। तो हमारा आंसर बी होना चाहिए। यस, फ्रोजन फूड की खोज 1920 में फ्लोरेंस बर्ड्स आई ने की थी, फ्रोजन फूड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी, लवंग, नीम और ताड़। तो इसका नाम आपने बेसिकली सुना होगा, दालचीनी। दालचीनी जो पेड़ है उसकी छाल से निकाला जाता है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि दालचीनी जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो ये पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। पौधे में कितने प्रकार के उत्तक होते हैं? टिश्यूज के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर आपको 3 मिलेगा बेसिकली, सरल उत्तक, जटिल उत्तक और विभाज्य उत्तक।
तो बेसिकली होता है क्या, ये जो सरल ऊतक है, सिंपल टिश्यू है या फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इनको भी परमानेंट टिश्यू में रखा जाता है। और विभज्य जो ऊतक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आपको जो है, अगर आपको लिख के बताया गया है ऑप्शन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर परमानेंट टिश्यू, तो आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा केवल सिंपल में पूछता तो हमारा आंसर 3 होना चाहिए। सिंपल जो टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती? किसकी जड़ें नहीं खाई जाती थी? गाजर तो खुद जड़ है, इसको खाया जाता है। टिपेयोका, इसकी जड़ें भी खाई जाती है भाई। मूली भी खुद जड़ है, इसकी जड़ें भी खाई जाती हैं। गेहूं, गेहूं की जड़ें कोई क्यों खाएगा भाई? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं की जड़ें नहीं खाई जाती हैं। पौधे में जल और पोषकों के संचालन के लिए कौन सा उत्तक होता है, या फिर उस उत्तक को क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा, जाइलम, क्लोरेन्काइमा या फिर फ्लोएम। तो जल और पोषकों का जो संचालन होता है, जड़ से पौधे के पत्तियों तक या फिर पौधों के अलग भाग तक कौन पहुंचाता है? तो हमारा आंसर यहाँ पर जाइलम हो जाएगा। यहीं पर हमने ऊपर बात किया था, जौ से जाइलम, जौ से जल, याद रखना। फ्लोएम से क्या होता है? फ्लो होता है। और ये फ्लो क्या होता है? खाना बनने के बाद जो फ्लो होता है, मतलब पत्तियों से अदर भाग में, पौधे के अदर भाग में। इसके परिवहन में जाइलम सहायता करता है भोजन, पानी, पोषक तत्व और पानी दोनों, और इसमें से कोई नहीं। जाइलम, अभी हमने बात किया था, पोषक तत्व और पानी दोनों में ये हेल्प करता है, जाइलम। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल कौन सा है? का कागज, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या फिर कोई नहीं? तो हमारा आंसर हो जाएगा कागज। लिटमस से निकाला जाता है। लिटमस किस में से निकाला जाता है? किससे लिटमस निकाला जाता है? हल्दी, सिनकोना की छाल, शैवाल, लाइकोन या फिर मशरूम? तो सिनकोना की छाल से तो कुनेन नामक दवा निकाली जाती है। आंसर देखिए क्या है, शैवाल और लाइकेन है, इनसे जो है क्या निकाला जाता है? लिटमस जो पेपर होता है, जो लाल को नीला, नीले को लाल कर देता है भाई, अम्ल और क्षार के केस में। यहाँ पर बेसिकली आंसर हो जाएगा हमारा सी, शैवाल और लाइकन। छाल बल्क पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है? जो पेड़ों की छाल पे उगते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बल्क राशि, नाम से ही पता है। छाल बल्क, तो वल्कवासी, वल्कवासी जो है, जो भी कवक उगते हैं उनको बोला जाता है। इनमें से कौन सी बीमारी स्मोक से नहीं होती? स्मोक से नहीं होने वाली बीमारी, अस्थमा, गले के कैंसर, एफिसेमा या फिर सांस लेने में समस्या। तो हमारा आंसर है गले का कैंसर जो है, ये स्मोक जो धुआं होता है उसकी वजह से नहीं होता है। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? नीरिजियम, नेपेंथिस, स्माइलेक्स और कोई नहीं? तो हमारा आंसर है पिचर प्लांट जो होता है, नेपेंथीस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, नेपेंथीस पिचर प्लांट है, ये क्या करता है? कीट पकड़ता है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। और पौधे को जो है नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है जीवन जीने के लिए। नाइट्रोजन जो जो पिचर प्लांट होता है, नाइट्रोजन लेने के लिए किसकी हेल्प लेता है? तो ये कीटों की हेल्प लेता है। सो दिस इज एज ऑफ नाउ गाइस। सो आई होप जो है आपको कुछ चीज़ें जो है, कुछ नॉलेज जो है यहाँ से मिला होगा। अगर इस पर्टिकुलर सीरीज को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, या फिर आपका रिस्पॉन्स लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पे डिपेंड करता है कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं। अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत धन्यवाद।